हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों हिस्ट्री का 11th चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो सभी क्वेश्चनों को और टॉपिक को इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है। और दोस्तों ये वीडियो इसलिए थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आइए पहला जो टॉपिक है, देखो इस जो चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाए गए राष्ट्रीय आंदोलन है, सिर्फ उन्हीं के ही बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से आने वाले। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान से देखिए और समझिए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आइए पहला टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय बताना है। क्या महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय या फिर महात्मा गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश व उनके जीवन पर टिप्पणी करें। ठीक है दोस्तों, आपको मेन क्या बताना है, महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। तो जरा ध्यान दीजिए, देखिए महात्मा गांधी का पूरा नाम मनमोहन दास करमचंद गांधी था। क्या था दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उन्होंने 10वीं पास करने के बाद इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई की और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे, लेकिन 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्होंने रंगभेद नीति का विरोध किया और प्रसिद्धि हासिल की, मतलब फेमस हो गए। ठीक है दोस्तों, तो इनका पूरा नाम मनमोहन दास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, कहाँ पे? गुजरात पोरबंदर में। ठीक है, और उन्होंने 10वीं के बाद क्या करा? इंग्लैंड जाकर वहां पे बैरिस्टर की पढ़ाई करी। ठीक है, अब देखिए, लेकिन 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां पे रंगभेद नीति का उन्होंने क्या करा? समर्थन विरोध किया और प्रसिद्धि प्राप्त की। चलो आगे चलते हैं। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौटे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। भारत आने के बाद वह गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको बनाया दोस्तों? तो गोखले जी को बनाया। ठीक है, अब देखिए गोखले के सुझाव पर गांधी जी ने भारत का भ्रमण किया, मतलब दौरा किया, ताकि भारतीय विविधताओं और समस्याओं को बेहतर से समझ सके। आगे चलते हैं। 1919 से 1947 तक गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान रहा। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। तो दोस्तों ये था हमारा गांधी जी का जीवन परिचय और गांधी जी किस तरीके से राजनीति में प्रवेश किए। ठीक है दोस्तों, इनका जो गुरु का नाम क्या था? गोखले। याद रखना, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। कहां पे? पोरबंदर में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देंगे और कॉपी किताब लेकर बैठेंगे दोस्तों। कोई भी बच्चा बिना कॉपी किताब के नहीं बैठेगा। ठीक है, पढ़ना है दोस्तों, आपको क्या करना है? 90+ मार्क्स लाने हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा। देखिए महात्मा गांधी जी ने स्वयं को आम जनता जैसा दिखाने के लिए क्या किया? मतलब गांधी जी अपने आप को आम लोगों के साथ जोड़कर दिखाने के लिए क्या किया? तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। महात्मा गांधी जी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कहां पर? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गरीबों और किसानों को, किसको दोस्तों? गरीबों और किसानों को भारत की आजादी का आधार बताया, मतलब भारत की मुक्ति का आधार बताया। 1922 में असहयोग आंदोलन के बाद जन सामान्य नेता बन गए थे। जब इन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन किया, उसके बाद ये जन सामान्य एक नेता बन चुके थे। वे आश्रम में रहते थे और आम लोगों से अलग नहीं रहते थे। उन्होंने आम लोगों की तरह देखने के लिए खादी कपड़े पहनना शुरू कर दिया, नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहने लग गए थे। ठीक है, जैसे धोती और कुर्ता। क्या दोस्तों? धोती और कुर्ता पहनने लग गए थे ताकि आम लोगों जैसा दिखे। अन्य नेता जहां पश्चिमी संस्कृति, मतलब दोस्तों वेस्टर्न कल्चर से कि हो गया आपका शर्ट पैंट कोट हो गया, सारी चीजें, ठीक है, पश्चिमी संस्कृति के अनुरूप कपड़े पहनते थे और गरीबों से अलग रहते थे। वहीं महात्मा गांधी आम लोगों जैसी बोली बोलते थे और प्रेम व सम्मान पूर्वक व्यवहार करते थे। उनका जीवन और वस्त्र आम जनता के साथ उनकी आत्मीयता को दर्शाता था। तो दोस्तों इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने आम लोगों जैसा दिखने के लिए, आम लोगों से मिलकर चलने के लिए, वो आम लोगों जैसी बोली बोलते थे, आश्रम में रहते थे, खादी कपड़े मतलब सिंपल कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो ये इनका रहा कि ये लोग क्या करते थे? आम लोगों जैसा दिखने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट टॉपिक है किसान महात्मा गांधी जी को किस तरह देखते थे और उनके बारे में क्या अफवाहें फैलने लगी थी। मतलब गांधी जी के बारे में दोस्तों क्या अफवाहें फैलने लगी थी और किसान किस तरीके से महात्मा गांधी जी को देखते थे। ध्यान दीजिए, किसान महात्मा गांधी जी को एक चमत्कारी व्यक्ति मानते थे। क्या मानते थे? चमत्कारी व्यक्ति मानते थे किसान, ठीक है, और अपना मसीहा मानते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर ने महात्मा गांधी को किसानों और आम लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए भेजा है। गांधी जी को क्या? किसानों और आम लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने गांधी जी को भेजा है। किसानों का मानना था कि गांधी जी के पास इतनी शक्ति है कि वे अंग्रेजों के आदेशों को पलट सकते हैं। किसके? अंग्रेजों के आदेशों को पलट सकते हैं, किसानों का मानना था। गांधी जी को लोग अलग अलग नामों से पुकारते थे। गांधी जी को अलग अलग नामों से पुकारते थे लोग, जैसे कि गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा के नाम से, ठीक है। आगे चलते हैं। गांव में कई अफवाहें फैलने लगी। तो अफवाहें क्या फैली दोस्तों? देखो, जैसे जिन्होंने गांधी जी का विरोध किया, मतलब जिन लोगों ने गांधी जी का विरोध किया उनके घर गिर गए, फसल नष्ट हो गए। क्या हो गया? उनके घर गिर गए, फसल नष्ट हो गए और वह बीमार पड़ गए। क्या दोस्तों? और वह बीमार पड़ गए। क्या पड़ गए? बीमार पड़ गए। लोगों का विश्वास था कि गांधी जी अंग्रेजों से ज़्यादा शक्तिशाली है और वह अंग्रेजों को भारत से बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अंग्रेजों को भारत से बाहर कर किसानों को कठोर राजस्व और दमनकारी नीतियों से मुक्ति दिलाएंगे। इस प्रकार गांधी जी के बारे में अलग अलग अफवाहें प्रचलित होने लगी। तो दोस्तों यही है कि महात्मा गांधी जी को किसान लोग किस तरीके से देखते हैं और महात्मा गांधी जी के बारे में अफवाहें क्या फैलती थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 3 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखो, इसमें दोस्तों 3 टॉपिक है इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ये गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। पहला है चंपारण आंदोलन, जो कि 1917 में गांधी जी के द्वारा हुआ था, ठीक है। आप जरा ध्यान देंगे इस पे। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के एक किसान ने अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार, किसके? जो अंग्रेजी लोग जो नील उत्पादक करवाते थे किसानों से, उसके अत्याचार करे जा रहे थे किसानों के ऊपर, जिसकी जानकारी दी। महात्मा गांधी ने चंपारण जाकर किसानों की समस्याओं को समझा और उनके हक में सत्याग्रह किया, ठीक है। और इस आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली, जिससे वह भारत के, या बोलेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता बन गए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जानेंगे कि खेड़ा आंदोलन क्या है। अब आगे देखो, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, ठीक है। देखिए, गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों? किसानों की जो फसल थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी, ठीक है। लेकिन सरकार ने लगान में कोई छूट नहीं दी, ठीक है। क्या हुआ? जैसे कि बोल रहा है कि यहाँ क्या फसल पूर्ण तरीके से नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार ने उन्हें कोई भी छूट नहीं दी। तो महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के साथ सत्याग्रह किया। इस आंदोलन के दबाव में अंग्रेजी सरकार को किसानों का भू लगान माफ करना पड़ा और इस आंदोलन ने गांधी जी को किसानों के मसीहा के रूप में स्थापित किया। तो दोस्तों ये था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन और ये चंपारण आंदोलन नील उत्पादकों किसानों को जो उत्पीड़न कर रहे थे उसके लिए सत्याग्रह चलाया। पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन दोस्तों, है ना, जो कि 1918 में हुआ था। बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या है? अहमदाबाद मिल आंदोलन। देखिए दोस्तों 1918 में, देखो, अहमदाबाद में कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर अपने वेतन और बोनस में वृद्धि की मांग कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? अहमदाबाद में कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूर अपने वेतन और बोनस में वृद्धि मांग कर रहे थे, लेकिन मिल मालिक इसके लिए तैयार नहीं थे। मतलब वो वेतन और वृद्धि करने के लिए मान नहीं रहे थे। महात्मा गांधी ने मजदूरों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया। अंत में मिल मालिकों को मानना पड़ा और 35% बोनस देने पर सहमत हो गए। यह आंदोलन मजदूरों के अधिकारों के लिए गांधी जी के संघर्ष का एक प्रमुख उदाहरण था। दोस्तों हमें अभी क्या पढ़ा? 3 आंदोलन पढ़े दोस्तों। कौन कौन से? चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और आगे क्या है? अहमदाबाद आंदोलन, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे अच्छे से दोस्तों, कुछ भी बाहर नहीं आएगा। जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ते रहिए, ठीक है, मस्त तरीके से। अब आगे चलते हैं। देखिए रोल्ट एक्ट क्या था?
अब दोस्तों बात करते हैं कि रोल्ट एक्ट क्या था, इसके विरोध में चलाए गए अभियान का वर्णन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यह है सिडनी, क्या इसकी पूरी फोटो तो ला दो पहले। देखिए क्या है, सिडनी रोल्ट, सर सिडनी रोल्ट ये बंदा था जिसने रोल्ट एक्ट को लागू किया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद सर सिडनी की अध्यक्षता में रोल्ट एक्ट पारित किया गया। इसे मार्च 1919 में लागू किया गया। कब दोस्तों, इसका आंसर ध्यान रख लो, मार्च 1919 में लागू किया गया। इस कानून के तहत अंग्रेजों ने प्रेस पर पाबंदी लगा दी या प्रतिबंध लगा दिया और बिना मुकदमे के किसी को भी केवल शक के आधार पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया या अधिकार दिया। इसे काला कानून कहा गया क्योंकि यह भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था। दोस्तों तो रोल्ट एक्ट किसने, सर सिडनी रोल्ट की अध्यक्षता में इसको पारित किया गया था और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और लोगों को केवल ऐसी शक के निगाह पर गिरफ्तार कर रहे थे। इसी को ही काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, आगे इसके विरोध में चलाए गए अभियान, रोल्ट एक्ट के विरुद्ध में चलाया गया अभियान। देखो महात्मा गांधी ने इस कानून का विरोध करते हुए 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। क्या किया, देशव्यापी हड़ताल, मतलब पूरे देश भर में जो है हड़तालें होंगी। ठीक है, आह्वान किया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में बंद का ऐलान हुआ। पंजाब में इसका विशेष विरोध हुआ जहां गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों क्या है कि ज़्यादातर जो ये आंदोलन हुआ था कहाँ पे उभरा, पंजाब के अंदर। ठीक है, और इसी कारण गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जो ये वाला आंदोलन था 6 अप्रैल 1919 को चालू किया गया इसके विरुद्ध में। ठीक है, किसके, रोल्ट एक्ट के विरुद्ध में चलाया गया ये आंदोलन। ठीक है, अब देखिए कर लिया गया। फिर 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के नेता डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को भी, ये देखो ये दोनों हैं यहाँ पे। ठीक है, डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को भी कैद कर लिया गया। नाम देख रहे हो, नाम में ही काम है बिल्कुल। ठीक है, देखिए डॉक्टर सतपाल को भी कैद कर लिया गया। इससे पंजाब में आंदोलन उग्र हो गया और अंग्रेजों ने वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि रोल्ट एक्ट जो है हमारा क्वेश्चन, रोल्ट एक्ट क्या था, इसके विरोध में चलाए गए अभियान का वर्णन करें। ठीक है, रोल्ट एक्ट के बारे में पढ़ा, विरोध में चलाए गए अभियान के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों जो इसके तुरंत बाद हुआ था, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करते हैं। ठीक है, अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जरा ध्यान देंगे इस पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। देखिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, कब दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में रोल्ट एक्ट और 2 लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध में 20,000 लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। मतलब अनुमानित है कि 20,000, ज़्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, तो 20,000 लोग जो है जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। सभा शांतिपूर्ण थी, लेकिन अंग्रेजी अफसर जनरल डायर, इसका नाम याद रख लो, ये बंदा है जनरल डायर, इसकी फोटो देख लो जरा। ठीक है, यह जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए सभा पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। जनरल डायर ने गोली चलाने से पहले मानवीयता का विचार भी नहीं किया और यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही जनरल डायर ने बिना किसी सूझबूझ के जो है आम से चल रही सभा में उसने गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए दोस्तों और कई लोग घायल भी हुए। तो देखिए इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों, परिणाम क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम क्या, देखो इस हत्याकांड के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने अपनी कायस्थ की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी सर की उपाधि लौटा दी। एक तरीके से टाइटल होता है, सरनेम होता है, ये इन्होंने वापस कर दिया। देखो कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया, जिसमें मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी सदस्य थे। ठीक है, परिणाम ये हुआ। उसके बाद यह घटना असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण बनी और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की मांग की। तो दोस्तों यही था जलियांवाला बाग हत्याकांड और इसके जो विरोध में चला, मतलब इसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, अब आगे देखो जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है 8 मार्क्स में जो क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन किए करते हुए इसकी प्रगति का वर्णन कीजिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे असहयोग आंदोलन के कारण। देखिए असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। देखिए पहला, रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और प्रथम विश्व युद्ध की आर्थिक समस्या। इन सब कारणों की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। अब जरा ध्यान दीजिए,
रोल टैक्स यह भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था, क्योंकि इसने क्या करा, काला कानून लाया था जिसके अंदर क्या किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को शक की निगाह पर जो है गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की आर्थिक समस्या देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज की बढ़ती समस्या। ठीक है, जिसके कारण भी क्या हुआ, मजबूर हो गए असहयोग करने के लिए। देखिए, महात्मा गांधी ने इन कारणों के आधार पर अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की मांग की। गांधी जी ने जनता से किसी भी प्रकार का सहयोग ना करके अंग्रेजी सरकार को पंगु बनाने का आह्वान किया। मतलब अब क्या है कि गांधी जी किसी भी प्रकार से अंग्रेज को सहयोग नहीं करेंगे और उन्हें पंगु बना देंगे और देश से बाहर भगा देंगे। अब देखते हैं आगे का पॉइंट। देखिए, अब असहयोग आंदोलन जो है उसका उद्देश्य और मुख्य गतिविधि दोस्तों क्या थी। असहयोग आंदोलन की जो है मुख्य गतिविधि और उद्देश्य क्या थी, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, शुरुआत हुई। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इसमें निम्नलिखित कदम उठाए गए। देखिए, पहला कदम क्या है, सरकारी नौकरियों, उपाधियों, सरकारी पदों और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। मतलब कि आप बहिष्कार मतलब बायकॉट, वहां से जाने से अब लोग पीछे हटने लग गए। ठीक है, विदेशी वस्त्रों और सामान का बहिष्कार, जो भी बहिष्कार मतलब उनको खरीदा नहीं जाने लग गया था। ठीक है, ताकि उनको सपोर्ट नहीं करना है अब। ठीक है, बिल्कुल भी विदेशी वस्त्रों और सामान का बहिष्कार। ठीक है, पहला तो क्या है, यही है कि सरकारी नौकरी, उपाधि वगैरह को सबने छोड़ दिया था। ठीक है, फिर उसका देखिए, सरकार के किसी भी कार्य या चुनाव में भाग न लेने का आह्वान, मतलब अब किसी भी तरीके से सरकार को जो है हेल्प नहीं की जाएगी। आगे देखिए, खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, ये इसकी कुछ गतिविधियां थी। ठीक है, अब आगे देखिए, असहयोग प्रगति जो है हम बोलेंगे असहयोग आंदोलन की प्रगति, मतलब असहयोग आंदोलन की प्रगति कैसे, मतलब असहयोग आंदोलन जो है आगे बढ़ा। ठीक है, देखिए, विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया। वकीलों ने अदालतों को त्याग दिया। अब वकील अदालत नहीं जा रहे थे, स्कूल बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा रहे थे। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरियां और उपाधियों को छोड़ दी। आगे 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल थे। अगला है, विदेशी कपड़ों और वस्तुओं को त्याग दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, त्याग दिया गया। स्वराज की मांग की गई, जिससे आंदोलन को जनता का व्यापक समर्थन मिला। आगे, असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को बहुत प्रसिद्ध बना दिया और इससे जनता में उम्मीद और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ी। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था दोस्तों। तो अब क्या समझे, इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से बताया तो मैं आपको, असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसका वर्णन करना था और इसकी प्रगति के बारे में बताना था। ठीक है, हमने बता दिया क्या कारण थे, रोल टैक्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, इसके कुछ उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य और गतिविधियां थी, जिसके अंदर इन्होंने स्कूलों कॉलेजों को बॉयकॉट किया, मतलब बहिष्कार किया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। ठीक है, और इसमें कुछ असहयोग आंदोलन की प्रगति के अलावा बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए, विद्यालय कॉलेजों जाना छोड़ दिया, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, सरकारी कर्मचारियों ने भी आंदोलन किए, नौकरियां छोड़ दी, उपाधियां छोड़ दी। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी चीजें हैं जो कि हमें असहयोग आंदोलन के बारे में बताती है। अब देखिए, साइमन कमीशन पर टिप्पणी करना है। अब हमें बताना है दोस्तों साइमन कमीशन क्या था। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको बधाई हो, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले बच्चे हो, पढ़ रहे हो ध्यान से। और दोस्तों, इसी तरीके से पढ़ते रहो। बाकी सारी वीडियो जो दोस्तों है मैंने डाल दी है, केवल आप इसे ही पढ़कर अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन पर टिप्पणी करें। देखिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। यह कमीशन 7 सदस्यों का एक समूह था। जो साइमन कमीशन था 3 फरवरी 1928 को आया, अंग्रेजों ने भेजा था। ये 7 समूह का एक गठन था, जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन कर रहे थे। कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन कर रहा था। इसका उद्देश्य भारतीय उपनिवेश की स्थिति का अध्ययन करना और संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव तैयार करना था। विरोध के कारण, देखिए इसका विरोध क्यों किया गया था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इससे भारतीयों का अपमान माना गया, जिससे पूरे देश में इसका व्यापक विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इस कमीशन का बहिष्कार किया और आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया। देखिए अगला है घटना। 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने लाठी चार्ज किया।
इस प्रहार से लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, तो इसी में है जो है कि घटना क्या हुआ, 30 अक्टूबर 1928 को क्या कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय की मौत हो गई। सैंडर्स नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने इनके ऊपर लाठी चार्ज किया, लाठी से मारकर, मतलब सर पे लाठी मारा और 17 दिन में जो है इनकी मृत्यु हो गई धीरे धीरे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा साइमन कमीशन। ठीक है, अब देखिए लाहौर अधिवेशन क्या था, इसकी कोई दो महत्वपूर्ण बातें बताइए। क्या दोस्तों, लाहौर अधिवेशन क्या था और इसकी कोई दो मुख्य विशेषता बतानी है, कोई दो बातें महत्वपूर्ण बातें बतानी है। तो जरा ध्यान देंगे, देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 में, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन लाहौर में हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1929 में हुआ था, दिसंबर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसे लाहौर अधिवेशन कहा जाता है। यह अधिवेशन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में दो मुख्य कारणों से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। तो देखिए दोस्तों, दो, पहला है लाहौर अधिवेशन की दो महत्वपूर्ण बातें। पहला देखो, नेहरू जी की अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। यह पहली बार था जब कांग्रेस का नेतृत्व युवा पीढ़ी के हाथों में सौंपा गया, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण का प्रतीक था। तो इसकी मुख्य बात में से पहली मुख्य बात क्या थी दोस्तों, कि इसमें युवा नेता जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। अगला, पूर्ण स्वराज की घोषणा, इसी में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, इसी अधिवेशन के अंदर। देखिए इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। यह निर्णय लिया गया कि जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा जब तक हमें अंग्रेज आजाद नहीं कर देते। ठीक है, आगे 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, देशभक्ति के गीत गाकर और नगाड़े पीटकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी ने इस दिन अछूतों की सेवा और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने का सुझाव दिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए सार बोलेंगे, इसका सार क्या होता है, मतलब निष्कर्ष। लाहौर अधिवेशन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और इसे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से लाहौर अधिवेशन क्या था और इसकी दो मुख्य बातें यही थी कि पूर्ण स्वराज की बात की गई थी इसके अंदर, और इसके अंदर नेहरू जी का अस्तित्व आया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं और इसके तहत नमक को ही क्यों चुना गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जरा ध्यान दीजिए। 5 फरवरी 1929 को महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए। कब, 5 फरवरी 1929 को महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए और उन्होंने एक बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू की। परिस्थितियां अंग्रेजों के खिलाफ बन चुकी थी। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने कुछ मांगे रखी, जिनमें शामिल थे, अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने पढ़ा, 5 फरवरी 1929 को फिर से रिहा हुए, फिर वो बड़े आंदोलन की तैयारी में करने में लग गए, परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई थी। ठीक है, और 2 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ, मतलब उन्होंने कुछ मांगे रखी गांधी जी ने इरविन के सामने। देखिए क्या, पहला है भू राजस्व में कमी करना। जो भू राजस्व होता है, भू का जो मतलब एक लगान होता है एक तरीके का, उसमें कमी करना। नमक कर समाप्त कर देना। राजनीतिक बंदियों की रिहाई। सैनिक खर्चों में कटौती। ठीक है, तो ये सारी कुछ इनकी मांगे थी। ठीक है, अब देखिए जो मांगे थी, जब इन मांगों को अनसुना किया गया तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। तो क्यों किया गया, देखिए 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने कुछ मांगे रखी थी कि भू राजस्व को कम कर देंगे, नमक कर को समाप्त कर देंगे, राजनीतिक जितने भी कैदी हैं उनको छोड़ देंगे और सैनिक खर्चों में कटौती करेंगे। लेकिन ये जो है बात मानी नहीं गई इरविन के द्वारा, तो इसके खिलाफ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है चालू कर दिया। दोस्तों अब पढ़ते हैं नमक को ही क्यों चुना गया इस आंदोलन के अंदर, तो ध्यान देंगे। देखिए गांधी जी ने नमक को आंदोलन की प्रतीक वस्तु के रूप में चुना, क्योंकि देखो प्रतीक मतलब कि सिंबल की तरीके से इन्होंने चुना। ठीक है, देखिए नमक का कानून अन्यायपूर्ण। देखिए नमक कर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सबसे घृणित कानूनों में से एक था। इसका नियंत्रण पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में था। ठीक है, अगला घरेलू उपयोग की वस्तु थी। नमक हर व्यक्ति की आवश्यकता थी, चाहे वह अमीर हो चाहे वो गरीब हो। जनता को जोड़ने का माध्यम था। नमक सभी भारतीय की एक सामान्य आवश्यकता थी, इसलिए यह कानून
तोड़ने से सभी को एकजुट किया जा सकता था। तो नमक को दोस्तों इसलिए ही चुना गया था क्योंकि ये क्या है, इनके मतलब अंग्रेजों के द्वारा एक न्यायपूर्ण गतिविधि थी, अन्यायपूर्ण गतिविधि थी, जिनका पूरा नियंत्रण था टैक्स पर। ठीक है, घरेलू उपयोग की वस्तु थी। ठीक है, आगे बोलेंगे जनता को जोड़ने का माध्यम बोल सकते हैं। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़कर शुरू किया गया क्योंकि यह भारतीय जनता की आवश्यकता और अंग्रेजी शासन के न्यायपूर्ण रवैये का प्रतीक था। नमक ने आंदोलन को व्यापक जनसमर्थन दिलाने में मदद की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको लिखना रहता है तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट है। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं और इसके तहत नमक को ही क्यों चुना गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा का वर्णन करें। देखिए दांडी यात्रा का वर्णन करें तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दांडी यात्रा के बारे में दोस्तों ध्यान देंगे। देखिए दांडी यात्रा का वर्णन, जब वायसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की मांगों को अस्वीकार कर दिया तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 79 अनुयायियों, जो कि 79 फॉलोवर्स के साथ, अनुयायी फॉलोवर्स होते हैं, के साथ दांडी यात्रा शुरू की। यह यात्रा नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से थी। दांडी गुजरात के समुद्र तट पर स्थित एक स्थान है जो साबरमती आश्रम से 375 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। गांधी जी ने यह यात्रा 24 दिनों में पूरी की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, नमक बनाया वहां पे और नमक कानून को तोड़ दिया। अब देखिए महत्व क्या था, गांधी जी ने इसे अंग्रेजी शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत के रूप में चुना। यह यात्रा ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था दोस्तों। तो क्या है कि साबरमती से दांडी तक जा रही थी, समुद्री तट दांडी से जा रही थी, 375 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, 79 लोगों के साथ ये जो है यात्रा को गांधी जी ने किया था। ठीक है, और नमक बनाकर नमक कानून को वहां पर तोड़ा तट पर। ठीक है, अब देखिए आगे टोटल कितना दिन लगा इन्हें, 24 दिन लगा था। 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंच गए थे। अब आगे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति के बारे में। देखिए सविनय अवज्ञा की प्रगति, देखिए कानूनों का उल्लंघन, देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन किया। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है कि हड़ताल और बहिष्कार। क्या हुआ दोस्तों, हड़तालें बढ़ने लग गई और अंग्रेजी वस्तुओं का जो है बहिष्कार भी बढ़ने लग गया। देखिए गांव और कस्बों में हड़तालें हुई, वकीलों ने अदालतों में जाना और विद्यार्थियों ने स्कूल जाना और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। महिलाओं की भागीदारी, 1600 महिलाओं ने शराब की दुकानों के सामने जाके धरना दिया। कपड़ा मिलों का बंद होना, कई कपड़ा मिलें जो है बंद कर दी गई। गिरफ्तारियां, देखिए करीबन 60,000 लोग गिरफ्तार हुए। गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और यरवद्दा जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हुई। ठीक है, महत्व क्या हुआ, गांधी जी की गिरफ्तारी के बावजूद यह आंदोलन जारी रहा और जनता में आज़ादी की भावना को और प्रबल किया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या था, आप जरा एक बार ध्यान दीजिए। दांडी यात्रा का वर्णन करें तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति का वर्णन करें। तो दांडी यात्रा आप समझ चुके, महत्व क्या हुआ इसका आप ये भी समझ गए कि ब्रिटिश के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति कैसे हुई, कानूनों का उल्लंघन किया गया, हड़तालें की गई, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, कपड़े मिलें बंद कर दी गई, गिरफ्तारियां हुई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल दिया। मतलब कि जैसे भारतीय आंदोलन जो हुए, राष्ट्रीय आंदोलन किए गए, उसका रूपरेखा कैसे बदल दिया ये बताना। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहले प्रारंभिक स्वरूप, मतलब शुरुआत में कैसे स्वरूप था आंदोलन करने का, ये देखिए 1905 से 1907 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उदारवाद से उग्रवाद की ओर बढ़ रहा था। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने आंदोलन को उग्र दिशा दी। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना गया। यह गर्मपंथी दल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आक्रामक तरीकों पर विश्वास करते थे। आक्रामक मतलब हिंसात्मक तरीके से, इसमें शस्त्र वगैरह, वेपन्स वगैरह यूज किया जाता था। ठीक है, तो इन्हें लाल बाल पाल से याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्वरूप देखिए बदलना। देखिए महात्मा गांधी जी
ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रयोग शामिल किए। उन्होंने आंदोलन को निम्नलिखित तरीके से नया स्वरूप दिया। तो जरा ध्यान दीजिए, पहला क्या है, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करना। देखिए, सत्य और अहिंसा का प्रयोग करना। गांधी जी ने सत्य को सर्वोपरि माना। उनके अनुसार एक सच्चे सत्याग्रही को बुराई से घृणा करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अहिंसा को उन्होंने कायरता नहीं, किसे कहते हैं, कायरता नहीं बल्कि वीरता और निडरता का प्रतीक बताया। उनके अनुसार हिंसा न केवल चोट पहुंचाना है बल्कि इसके बारे में सोचना भी हिंसा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। साधन और साध्य। देखिए, साधन और साध्य के पवित्रता पर बल। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन उतने ही पवित्र होने चाहिए जितना कि उनका उद्देश्य। उन्होंने अहिंसक साधनों से स्वतंत्रता प्राप्ति की वकालत की। मतलब वो हमेशा मतलब लड़ाई झगड़े से दूर बिल्कुल शांति तरीके से मतलब जो है आंदोलन करने की बात करते थे। आगे, जन आंदोलन में रूपांतरण। देखिए, गांधी जी ने आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने गरीब, किसानों, मजदूरों और आम जनता को भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। फिर उसके बाद क्या है, स्वशासन और आत्मनिर्भरता। गांधी जी ने स्वशासन के साथ आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने खादी और स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा दिया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट आता है राष्ट्रीय एकता। देखिए, राष्ट्रीय एकता। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जो है, इस तरीके से क्या है कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है स्वरूप बदल दिया। पहले जो तो क्या हिंसात्मक गतिविधियां थी 1905-1907 में, लेकिन गांधी जब आए तो अहिंसक आंदोलन करना चालू कर दिया और इनकी कुछ मुख्य बातें इस तरीके से थी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, लिखना है। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच रहे हो तो मेरी बात समझो और इन चीज़ों को याद करो। ठीक है, अब देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर टिप्पणी करें। तो पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन समझते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ध्यान दीजिए, देखिए अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। किसके लिए? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। ठीक है, आयोजित किया। इसमें भारतीय रियासतों, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन कांग्रेस की भागीदारी, इसमें देखो कांग्रेस की भागीदारी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस के अधिकतर नेता जेल में थे। कांग्रेस ने सम्मेलन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और परिणाम क्या निकला? कांग्रेस की गैर भागीदारी के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। ठीक है, तो ये क्या था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट की जांच करने के लिए आयोजित किया गया था। इसमें सभी लोग, रियासत, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और अन्य राजनीतिक पार्टी भी शामिल थी, लेकिन इसमें कांग्रेस की भागीदारी नहीं हो पाई क्योंकि उस समय अधिकतर जो नेता थे कांग्रेस के वो जेल में बंद थे और कांग्रेस ने इसलिए उसमें से, और जो कांग्रेस के बच्चे कुछ जो लोग थे उन्होंने भी जो हिस्सेदारी लेने से इनकार कर दी और कांग्रेस की गैर भागीदारी के कारण क्या हुआ? इस सम्मेलन फेल हो गया दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये था। अब देखिए क्या दोस्तों, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या हुआ था? ध्यान दीजिए, देखिए गांधी इरविन समझौता 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के बिना कोई भी निर्णय सफल नहीं हो सकता। कांग्रेस का होना जरूरी है। ठीक है, उसके बिना कोई भी जो निर्णय है वो सफल नहीं हो पाएगा। जनवरी 1931 गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। ठीक है, आगे मार्च 1931 गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच कई बैठकें के बाद एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो इस समझौता का दोस्तों परिणाम क्या हुआ? अब देखिए, यह इसकी मुख्य बिंदु जो कहते हैं, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने पर सहमति दी। ठीक है, और लॉर्ड इरविन ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति दे दी। तो ये हमारा लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौते हुए थे। ठीक है, याद करेंगे दोस्तों अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या था? 1931 में हुआ था। देखिए 1931 के अंत में लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। कहाँ? लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। गांधी जी का दावा था कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इस पर विवाद था।
अन्य राजनीतिक दलों ने और रियासतों ने इस दावे को अस्वीकार कर दिया कि कांग्रेस पूरे देश का नेतृत्व करती है। परिणाम क्या हुआ दोस्तों, ये भी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ये भी असफल हो गया। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के, एक मिनट देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबारों की क्या भूमिका रही थी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अखबारों की क्या भूमिका रही थी। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन में अखबारों की भूमिका, पहला क्या है, घटनाओं की जानकारी। अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का व्यापक विवरण प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, नेताओं की जानकारी। इन अखबारों से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के विचार, चरित्र और व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो होता है राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार किस तरीके से भूमिका निभाती है, तो दोस्तों इस तरीके से हम अखबार पढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पहला घटनाओं की जानकारी मिल जाती है, दूसरा नेताओं की भी जानकारी मिल जाती है, उनके चरित्र के बारे में, उनके विचार के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में हम समझ जाते हैं। आगे अंग्रेजी सरकार का दृष्टिकोण। देखिए अखबारों के माध्यम से अंग्रेजों की जो अंग्रेजी सरकार के रवैये और उनके राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण को समझा जा सकता था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है पक्ष और विपक्ष के तर्क। देखिए अखबार विभिन्न घटनाओं के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं जिससे घटनाओं को निष्पक्ष रूप से समझने में मदद मिलती है। क्योंकि दोस्तों हम जब अखबार पढ़ते हैं तो उसमें हर एक चीज़ देखते हैं ना, पक्ष विपक्ष भी देखते हैं, उससे हमें समझ में भी आती है चीज़ें क्या होती है क्या नहीं होना, मतलब क्या सही है क्या गलत है, ये भी हमें जो है समझ में आता है। आगे महात्मा गांधी और अन्य नेताओं का विचार। देखिए अखबारों के माध्यम से महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के विचारों को समझा जा सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी और अन्य जो नेता थे उनके विचार समझे जा सकते हैं। इन विचारों में कई बार आपसी मतभेद भी देखने को मिलते हैं जो उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, हम किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलनों को अखबार की सहायता से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर होता है यहाँ पे आपका फिनिश। और दोस्तों अगर आपको कोई भी टॉपिक में समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अगर आपने पुरानी वीडियो जो बाकी की सारी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो भी जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों पूरी। और आज दोस्तों हमारे 11वां चैप्टर खत्म होता है और दोस्तों इसके बाद हमारा आखिरी चैप्टर रहता है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।